मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इस क्लास में मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था से जो बातें हम लोग किए थे पिछले वीडियो में, उससे संबंधित कुछ आज बात कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य, इसमें जो है हम लोग यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बात हम लोग को कुछ कर लेनी चाहिए। जैसे देखिएगा कि इस काल में सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, पुंड्रु, कलिंग एवं मालवा प्रसिद्ध थे। इस काल में आप देखिएगा कि सूती वस्त्र के लिए जो प्रमुख जगह थे वह जगह था काशी, बंग, पुंड्रु, मालवा इत्यादि जो है यानी कि प्रसिद्ध थे। कलिंग भी ले लीजिए, कलिंग यानी कि काशी, बंग, पुंड्रु, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बंग मलमल के लिए, अब देखिएगा कि इसमें एक मलमल भी आता है, मलमल के लिए बंग प्रसिद्ध था। उसी तरह आप देखिएगा कि रेशम के लिए यानी कि रेशम वस्त्र के लिए ये बंग था। रेशम के लिए आप देखेंगे काशी और पुंड्रु प्रसिद्ध था। काशी और पुंड्रु ये प्रसिद्ध था और रेशम की आयात चीन से किया जाता था। मौर्य काल में व्यापार जो था जमीन और जल दोनों मार्गों से किया जाता था। मेगास्थनीज ने एक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है जिसको एग्रोनोमी कहा गया है। एग्रोनोमी ये जो है एक अधिकारी है जिसकी बात जो है किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के द्वारा एग्रोनोमिक नामक अधिकारी की बात की गई है और कहा जाता है कि ये जो अधिकारी था ये मार्ग निर्माण अधिकारी था जो मार्गों की देखभाल के लिए प्रत्येक 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था। आंतरिक व्यापार नदियों के मार्ग से भी होता था। छोटी नदियों में क्षुद्रका नाव एवं बड़ी नदियों में महानाव चलती थी। पल्लव यानी कि डोंगी के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। आंतरिक व्यापार के मुख्य केंद्र के रूप में तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, सुमात्रा, जावा, मिस्र, सीरिया, बोर्निया द्वीप समूह आते थे। दक्षिण में ताम्रपर्णी, पांडई एवं केरल मुक्ता, मणि, हीरे, सोना एवं शंख के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से मिलाने वाला मार्ग 1500 कोस लंबा था जो ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग था हेमवत पथ जो हिमालय की तरफ जाता था। दक्षिण की ओर एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। पश्चिमी तट पर एक समुद्री मार्ग भड़ोच एवं काठियाड़ा होते हुए लंका तक जाता था। इस समय पश्चिमी तट पर स्थित सोपारा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। और कौटिल्य के अनुसार देखिएगा कि सनयान पथ जो था वह समुद्री मार्गों का
नाम था। अब हम लोग को जो है इसमें पढ़ना है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को चाणक्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ये समाज की जो जानकारी है हम लोगों को मुख्य रूप से आप देखिएगा कि अर्थशास्त्र ये किसका है, चाणक्य का। फिर जो है इंडिका ये किसका है, मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज। और अशोक के अभिलेख से, यानी कि समाज के विषय में हम लोग को ये तीन जो है महत्वपूर्ण स्रोत से मिलता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसकी रक्षा को राजा के कर्तव्य से जोड़ा है। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के व्यवसाय को अलग अलग निर्धारित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि शूद्रों को आर्य कहा गया है और उन्हें दास बनाए जाने पर प्रतिबंध की बात किया है। मौर्य काल में शिक्षक, यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित एवं वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव नामक भूमि दान में देने की बात की गई है। और कौटिल्य ने अन्य भी जातियों का भी उल्लेख किया है। लेकिन आप देखेंगे कि मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा है, इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। तो ये 7 भाग में कौन कौन बांटा है, तो मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। तो देखेंगे पहला, यानी कि इसने कहा है दार्शनिक, दार्शनिक कहा है। दूसरा किसान, किसान। तीसरा आप देखेंगे कि अहिर शब्द का प्रयोग किया है। चौथा कारीगर, कारीगर या आप उसको शिल्पी भी कह सकते हैं, शिल्पी। पांचवा आप देखेंगे कि सैनिक, सैनिक। छठा जो है आप देखेंगे निरीक्षक, निरीक्षक। और 7वां का जो बात किया है 7वें नंबर पर, वो है सभासद, सभासद। यानी कि वर्ण व्यवस्था कौटिल्य इंडिका मेगास्थनीज को इंडिका में नजर नहीं आया है यहाँ पर। यानी कि ये 7 पार्ट में, 7 भागों में यहाँ के लोगों को बांटा है। फिर कहा जाता है कि स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की बेहतर स्थिति थी। पुनर्विवाह का प्रचलन था। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी उन्हें अर्थशास्त्र में अनिकासिनी कहा गया है। अनिष्कासिनी, यानी कि जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी उसे अनिष्कासिनी कहा गया है। इस काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और मौर्य काल में स्त्रियां जो वैवाहिक सूत्र में नहीं बंधती थी, स्वतंत्र जीवन यापन करती थी, उन्हें गणिका कहा गया है। और जो वैवाहिक सूत्र में न बंधे, स्वतंत्र रहती थी, जीवन यापन करती थी, उनको रूपा जीवा, यानी कि रूपा जीवा से भी संबोधित किया गया है। तो जो स्त्रियां या जो महिलाएं वैवाहिक सूत्र में न बंध कर रहती थी, जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थी, उन्हें गणिका कहा गया है। और इस काल में
यानी कि स्त्रियों का जो स्थिति था वह स्मृति काल की तुलना में अच्छी स्थिति थी। इस तरह जो है मौर्य साम्राज्य का जो सामाजिक जो व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहा। आप सभी इसको जो है यानी कि अच्छे से वीडियो को देखकर और क्वेश्चन बैंक बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।